डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसके अंदर एक सब टॉपिक है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सभी लोग जानते हैं, बट ये टॉपिक हमें स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। यदि देखें, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो है हम लोग पढ़े थे इसके डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट और सोशल इंडिविजुअल वेलबींग। और हमने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे कि आखिर ऐसा क्या है एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स अर्थात इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे। फिर जो है इसके बाद जो है हमने आपको एम ऑफ इकोनॉमिक्स बताए थे कि इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कहाँ क्या कैसे ज़रूरी है, ये सब बताने के साथ ही हमने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के साथ सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स पे कैसे डिपेंड करती है, और साथ में इकोनॉमिक्स का मेन जो एम है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना, सोशल इनइक्वालिटी दूर करना। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स बताए थे। साथ में ही जो है इकोनॉमिक्स के बाद गुड्स वैल्यू प्राइस ये सब बताए थे कि जो है किसी भी सामान का कीमत कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब बताए थे। वेल्थ एंड वांट, नीड, हमारी इच्छाएं और हमारे पास जो चीज़ हैं उन सब का हम बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन लेक्चर नंबर 106 में बताए थे। प्लीज़ आप जा कर के ज़रूर देखिए, और ख़ास करके इसमें वेल्थ वाला टॉपिक जो है ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वांट हम बताए थे, कितने तरह का वांट है, और वेल्थ वाला टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। आपको जान करके समझ करके बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वेल्थ इज नॉट द मनी, इट इज़ द बेसिकल यूटिलिटी, इट इज़ द लैंड अवेलेबल, कमोडिटी, अप्रोच, पहुंच आपकी कितनी है, कितने रिश्तेदार, कितनी आपकी पहचान, कितनी ईमानदारी, जिम्मेदारी, आपकी इज्जत, आप कितने खुश रहते हैं, कितने स्वस्थ हैं, ये सब चीज़ वेल्थ का ही पार्ट है। ऑनेस्टी और हेल्थ भी लीजिए हम लिख देते हैं। फिर इसमें कैपिटल, मनी, मार्जिन, यूटिलिटी, ये सब हम बताए थे कि कितने तरह का मनी होता है, कितने तरह की जो है यूटिलिटी होती है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ये सब बताए थे बहुत डिटेल में। मार्जिन क्या होता है ये सब भी बताए थे। साथ में आपको यूटिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉ बताए थे कि लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। तो हमने ये 2 मिनट में आपको कवर किया इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जो अभी तक पढ़ा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट कहाँ पर, डिमांड और सप्लाई पे। देखिए, डिमांड और सप्लाई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड है तो ओबियसली उसका जो है सप्लाई भी है, चूँकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आइटम बनाती है, मान लीजिए पेन ही बना रही है, तो मार्केट में पेन की जो है डिमांड होगा, डिमांड बाय कस्टमर। अब हम लोग क्या हो गए, कस्टमर खरीदने वाले, मतलब बायर, और सप्लाई मतलब क्या, सेलर। ये जो पेन फैक्ट्री ला करके कस्टमर तक पहुंचाएगा, तो ये क्या हो गया, सेलर, या इसी को क्या बोलते हैं, सप्लायर। अब मान लीजिए हमारी आपकी डिपेंडेंसी किस पे है, पेन पे है, और ये पेन का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सप्लाई करने वाले हो गए और हम लोग डिमांड करने वाले हो गए। मार्केट में इसी तरह से कंज्यूमर डिमांड होता है, कस्टमर एक से एक डिमांड करता है, और डिमांड के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्री में चीज़ें तैयार होती हैं। प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, ईश्वर ने जो दी हैं वो तो हैं ही, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेस में उसकी प्रोसेसिंग करके
आज क्या से क्या बन रहा है आप खुद जान करके आश्चर्य करेंगे। जिस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी काम कर रही हो, जिस परमात्मा ने गेहूं के लिए आपको जमीन दिया, क्लाइमेट दिया, और उस गेहूं से प्रोसेसिंग करके आज सैकड़ों और हजारों आइटम बन रहे हैं मार्केट में, तो ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ द डिमांड। आप तरह तरह के डिमांड करते हैं, ये तरह तरह के सप्लाई करते हैं। एक चीज और कॉन्सेप्ट है, पहले कहा जाता था कि इन्वेंशन इज द फादर ऑफ नीड। तो बेसिकली आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मदर इज इन्वेंशन ऑफ नीड। तो बेसिकली आवश्यकता एक चीज है और दूसरा चीज है सप्लाई। उस आवश्यकता के अनुसार चीजें हम लोग डेवलप करते हैं। दूसरी एक चीज है कि चीजें कई बार डेवलप हो जाती है और फिर एक कस्टमर के पास हम लोग सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्गर और पिज्जा ही क्या एग्जांपल ले लें, अभी जैसे गेहूं का बात कर रहे थे। रोटी तो समझ में आती है, लेकिन पिज्जा बर्गर कहाँ से आ गया? लेकिन मार्केट में चूंकि सप्लाई किया गया और धीरे धीरे लोगों में जो है वो खरीदने की बायर कैपेसिटी या चीजें जो है लत लग गई। बीड़ी, सिगरेट इत्यादि की डिमांड है, सप्लाई भी है। अब सप्लाई बेसिकली रिफर टू द अमाउंट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर द सेल पर्पज। अच्छा, अब देखिए किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड बहुत ज्यादा होगा तो सप्लाई भी बहुत ज्यादा होगा। अब मान लो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। ये एक सिंपल सा फिलॉसफी हर जगह पे काम करता है। दैट मीन्स कि प्राइस आर डिटरमाइंड बाई, प्राइस या चीजों की कीमत आर डिटरमाइंड एंड बाई सप्लाई एंड डिमांड। तो ये तीनों एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक तो डिमांड, दूसरा सप्लाई बनाने वाला, और तीसरा इसके बीच में क्या है? प्राइस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, हमने पहले ही बता दिया। दूसरा कि इसमें तीन चीज, जैसे सप्लाई, प्राइस, डिमांड की बात करें तो उसी तरह से बीच में क्या है? मार्केट, इधर क्या है? कस्टमर, और इधर क्या है? फैक्ट्री या इंडस्ट्री। इधर से क्या हो रहा है? सप्लाई, बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज, और इधर क्या है? डिमांड। फिर डिमांड करने वाला, एक्सचेंज, अब इसके बीच में क्या है? मनी। क्या है? मनी। डिमांड बढ़ा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डिमांड, सप्लाई और प्राइस। क्या है? ये लास्ट में लिख देते हैं। देखिए डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन डिमांड कांस्टेंट हो, सप्लाई भी कांस्टेंट हो तो कीमत भी आपकी लगभग कांस्टेंट होती है। ये जो है एक जनरल फिलॉसफी काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कि जो है दिक्कत नहीं होगी। और किसी के फैमिली में यदि कोई शेयर मार्केट के जानकार हों, शेयर मार्केट का, तो पूरा शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट ही डिमांड और सप्लाई पे जो है डिपेंडेंट है। उसी तरह से कई बार सप्लाई के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब डिलीवरी इंडस्ट्री में बन जाता है, लेकिन पर्टिकुलर कस्टमर तक डिलीवर नहीं होता है। उसी तरह से रिटेल मार्केट का भी हाल है। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट का जो हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ एंटिक कलेक्शन यदि है, क्या? एंटिक कलेक्शन का डिमांड बहुत रहता है, सप्लाई बहुत कम रहता है, इसीलिए एंटिक कलेक्शन का कीमत बहुत ज़्यादा रहता है। बायर्स भी कम रहते हैं, सेलर्स भी कम रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट हैं जिसके में ये डिमांड और सप्लाई देखा जाता है। टाइप्स ऑफ मार्केट,
में देखिए, सबसे पहले एक होता है फैक्टर मार्केट, जहां पे कि बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स require some kind of factors for the production, for infrastructure, for land, for infrastructure facilities, बीच में एक्चुअली ये काम करते हैं। क्योंकि कोई इंडस्ट्री का ऑनर है तो इंडस्ट्री में 1000 काम चल रहे हैं, तो हर काम के लिए एक एक आदमी के पास नहीं जाएगा, तो बीच में क्या एजेंसी रखता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको ये लोग डील करते हैं। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। दूसरा होता है मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स, जिसको कि हम लोग जनरली रिटेल मार्केट बोलते हैं। मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स मतलब आइटम। तीसरा होता है कैपिटल मार्केट। ये सब कैपिटल मार्केट बेसिकली जो है सिक्योरिटीज के लिए काम करता है, पैसे रुपए का पूरा। चौथा होता है मनी मार्केट। क्या? मनी मार्केट। मनी मार्केट जहां सिर्फ पैसे का लेन देन होता है, यहां भी मतलब यहां पर लोन, डेप्ट और डिवेंचर, कैपिटल, ये सब चीजें डील होती है। फिर एक लास्ट में मार्केट होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट है अपने आप में जहां पर करेंसीज की डीलिंग होती है, फॉरेन करेंसीज की। और जैसे अपने यहाँ भी जो है ना स्टॉक का एक्सचेंज होता है, तो आप सुने होंगे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल का है। उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट अपने यहाँ हैं। तो अब आइए डिमांड और सप्लाई में मार्केट को समझ गया है, तो पूरी की पूरी डिमांड और सप्लाई की कहानी कहाँ पे इंड होती है? मार्केट पे। क्योंकि अभी हमने बताया था आपको ना कि डिमांड और सप्लाई दोनों के लिए अवेलेबल क्या है? मार्केट। और चाहिए क्या आपको? मनी। डिमांड और सप्लाई की एक्सचेंज में। अब आते हैं कि डिमांड क्या है, एक बार अब समझें थोड़ा सा फिर से। बेसिकली डिमांड शेड्यूल, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स रिक्वायरमेंट backed up by enough money to pay for a good, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि एट ए पर्टिकुलर प्राइस द रिक्वायरमेंट इन द मार्केट में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इफेक्टिव डिजायर, इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव डिजायर ऑफ एनी आइटम, द डिजायर कपल्ड विथ परचेज पावर। अब इफेक्टिव डिजायर है और परचेज पावर नहीं है, तो क्या सामान खरीदिएगा? आपकी इच्छा हो एरोप्लेन खरीदने की, खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। तो परचेजिंग पावर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। इच्छा होती है घर में एसी लगवा लें, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। अच्छा, परचेजिंग पावर में भी एसी खरीदना आसान है, लेकिन बिजली बिल चुकाना मुश्किल हो जाता है। बिजली बिल चुका दिया। अच्छा, मान लीजिए कार की बात करें, कार 20 लाख का कोई खरीद लिया, चलाना है नहीं, चलाने में भी तो खर्च है। तो दोनों चीजें, सिर्फ कार खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना लोग, जैसे हमारे सोसाइटी में गिनती के हम 4-5 लोग रेगुलर चलाते हैं, बाकी के सैकड़ों कार हैं जो शायद सप्ताह में, 15 दिन में, महीना दिन में एक दिन वो सिर्फ निकालते हैं कार को टहलाने के लिए, खुद टहलने के लिए नहीं। उनको लगता है कार रखे रखे खराब हो जाएगी। बात भी सही है। तो डिजायर टू परचेज एन आइटम कपल्ड विथ मीन्स ऑफ परचेजिंग एंड विलिंगनेस टू द मीन्स फॉर द सेट पर्पज एंड द एबिलिटी टू कंटिन्यू इट, दैट ऑल कम्स अंडर द डिमांड। और डिमांड शेड्यूल की यदि बात करें, किसकी बात करें? डिमांड शेड्यूल्ड। तो कुछ तो आइटम होते हैं जो डेली आइटम्स होते हैं आपके घरों में,
डेली आइटम्स होते हैं, कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक आइटम जो है आपके सीजनल के साथ साथ कुछ फंक्शनल होते हैं। जैसे आपके घर में कोई इवेंट होगा तो ही जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज कहाँ जरूरत पड़ेगा। जैसे किसी के घर में शादी है तो शादी वाले आइटम तो उसी समय जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन मार्केट में भी जो है उनको पता है कि जो भाई शादी के जब सीजन आएंगे तभी जो है दूल्हा दुल्हन के कपड़े और न जाने कितने सारे आइटम्स लगते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप इतना सोच सकते हो। सीजनल आइटम में जैसे कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आगे आइए तो आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो बेसिकली द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मटेरियल गुड्स टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। जितना ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे सप्लायर भी उस चीज़ को सप्लाई करता है और उसकी प्राइस कम होने लगती है। लेकिन यदि उल्टा हो गया, जैसे आप कभी ट्रेन में फंसे होंगे गर्मी के दिनों में, जहाँ पानी ऐसे तो 20 रुपये लीटर मिलता है, लेकिन अब पानी मिल ही नहीं रहा है तो आदमी 50 रुपये भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कोई घर में फंक्शंस हैं, कोई पर्टिकुलर आइटम मिल ही नहीं रहा है तो आप कितना भी पैसा उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल वाले सबसे ज़्यादा क्यों लूटते हैं? वो इसलिए लूटते हैं क्योंकि आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, यू हैव नो ऑप्शन। तो बेसिकली जो है, और वही बहुत सारे हॉस्पिटल हो जाए, हमारे पास ऑप्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आप मार्केट में कोई आइटम खरीदने गए, आप मान लीजिए कि टी शर्ट खरीद रहे हैं, क्या टी शर्ट खरीद रहे हैं, एक टी शर्ट कितना का दिया? 500 का, ठीक है। अब देखता है कि नहीं सामने ये एक टी शर्ट, अब कई बार क्या होता है कि नहीं भैया कुछ कम करो, क्या कम करो? तो एक काम करो, 1000 में 3 टी शर्ट दे दो। देखो अब कहाँ 500 में एक दे रहा था, अभी 1000 में 3 दे रहा है। अरे बात समझ में? हो सकता है कि 5000 में, अभी ऐसे एक में 5000 में 15 होना चाहिए, आपको वह 16 दे दे। तो बेसिकली वॉल्यूम और प्राइस में वो रेशियो बैठाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस कम होगा, प्राइस क्या होगा? कम करेगा, लेकिन प्रॉफिट उसकी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पे मान लो कि वो एक 500 रुपये में बेचा, 500 रुपये में दिन भर में 500 रुपये में एक बेच रहा था, उसकी प्रॉफिट कितनी हो रही थी? मान लो 100 रुपया, ठीक है। अब दिन भर में, और यहाँ 1000 में 3 बेचा है, 1000 में 3 बेचा है, तो यहाँ पर 300 की जगह प्रॉफिट कितनी हो गई? मान लो 500 में एक हो रहा था और 1000 में 3, तो मान लो यहाँ 75 ही प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि दिन भर में 500 वाला 50 टी शर्ट बेचा हो, कितना प्रॉफिट हुआ? 50 गुना 100, ठीक है। और जब ये वाला ऑफर उसने दे दिया कि भाई 1000 में 3 ले लीजिए, दिन भर में कितने बिक गए? मान लो 300 बिक गए। एक पे यहाँ कितना फायदा हो रहा था? 75 का, तो 75 इंटू कितना हो गया? 300। अब आप देख लीजिए कितना फायदा हो गया। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ता है, और घाटा होने के बजाय हमेशा ध्यान रखिएगा फायदा होता है। इसीलिए एक डिमांड कर्व भी हम लोग पढ़ते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है? तो बेसिकली इट इज द कर्व बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस। बात सही है कि यहां से आपका जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा प्राइस घटेगा, लेकिन एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यहां पर सबसे ऑप्टिमम, इसी को जो है डिमांड कर्व बोलते हैं। दैट मीन्स कि हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा,
डिमांड बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो है डिमांड कर्व, जैसे प्राइस कोई फॉल करता है या कोई आदमी अनेबल टू बाई है, चीज़ों को खरीद नहीं पा रहा है, तो वो खरीदने की कोशिश करता है, खरीदता भी है, ठीक। लेकिन अब देखिए, जो प्रोडक्शन में है, जो प्रोडक्ट का रियल कीमत है, वो बहुत ज़्यादा नहीं घट सकता है ना। घटता क्या है, प्रॉफिट में से। हमने जो अभी कहानी बताया ना, ये प्रॉफिट में से ही घटाते बढ़ाते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे। अदरवाइज जो मटेरियल का खर्च है, जो पैकेजिंग का खर्च है, जो प्रोसेसिंग का खर्च है, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है। फिर एक टॉपिक है डिमांड में ही, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली डिमांड कर्व जो अभी हम देख रहे थे, तो जो भी है कि प्राइस फॉल करेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिफरेंस in the degree of responsiveness, degree of responsiveness of different items to price changes। मतलब प्राइस चेंज हो रहा है तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है आइटम के प्रति, ज्यादा खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इलास्टिसिटी। दैट मीन्स कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनी आइटम। दैट मीन्स कि कोई भी आइटम का प्राइस फॉल हुआ या बढ़ा तो उसकी डिमांड कम हुई कि बढ़ी, और कितना बढ़ा, डिमांड कितना कम हुआ और वो कितना बढ़ा। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग जनरली लिखते हैं क्या, प्रोपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट ऑफ डिमांड। प्रोपोर्शनेट क्या है, चेंज इन अमाउंट डिमांडेड अपन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट मैंने एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी अपने मन से उठा करके प्राइस चेंज कर दिए। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला क्या है, नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ गुड्स या आइटम्स। इस पे भी डिपेंड करता है कि कोई लग्जरी आइटम है, जैसे लग्जरी आइटम है डिमांड वाले लोग नहीं खरीदेगा, नेसेसिटीज है तो खरीदना पड़ेगा, कितना भी कीमत बढ़ जाए। लेकिन अब दूध का कीमत कितना भी बढ़ जाए, चाय का कीमत कितना भी बढ़ जाए, लोग पिएगा ही, ठीक है। अवेलेबिलिटी, अब अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो कहाँ से खरीदोगे, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ऑफ सब्स्टिट्यूट। वो वाला आइटम नहीं, हम इससे ही काम चला लेंगे। जैसे वेजिटेबल्स है, अब कोई वेजिटेबल्स जो है 100 रुपये किलो हो गया, उसी के पैरेलल कोई दूसरा वेजिटेबल्स है जो 40, इसी से लोग काम चला लेगा, क्या जरूरी है खरीदेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। नंबर ऑफ यूज ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ यूज। अब वो आइटम जो है कितनी बार यूज हो रहा है, 6 महीने में एक बार यूज हो रहा है तो चलो थोड़ा बढ़ भी गया तो अपन निकाल लेते हैं, काम चला लेते हैं। उसी तरह से चौथा होता है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
दैट मीन्स कि डिमांड इज इलास्टिक ओनली बिकॉज ऑफ द मॉडरेटरी ऑफ हाई प्राइस। कुछ चीजें इन इलास्टिक होती है, कीमत बढ़ते ही रहती है, घटती कभी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जमीन घर ये सब का कीमत कभी घटता नहीं है, लेकिन हाँ घट भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उधर एरिया जो है कुछ ऐसा फैक्टर आ गया, बाढ़ आ गया या ऐसा कुछ भी अनहोनी हो गया तो घट भी सकता है। इसीलिए एक हम लोग बोलते हैं टाइम फैक्टर, ये भी जो है समय के साथ चीजें बढ़ती है, कई बार घटता भी है। सेकेंड लास्ट है टेस्ट एंड ट्रेडिशन। इस पे भी बहुत कुछ जो है ना, टेस्ट एंड ट्रेडिशन। बहुत लोग क्या होता है कि सिर्फ जो है ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल घी में ही सब्जी बनाना, अब या घी में ही दीपक जलाना, या बहुत ऐसा फैक्टर है तो उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है ना कर लेते हैं, रिचुअल्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल यूज नहीं करते हैं। टेस्ट करने के लिए खा लेंगे, पेट भरने के लिए नहीं खाएंगे, क्योंकि महंगा है, बियर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें होती है। सातवां और लास्ट जो है डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक। उसका डिमांड और सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। कीमत जो जैसा है, डिमांड जैसा है वैसा बढ़ते रहेगा, सब कांस्टेंट रहता है। जैसे कर्व आपको बना करके दिखाएं, उसके बाद आएंगे अपन लोग सप्लाई पे। तो जैसे ये क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी और ये है प्राइस, हर जगह आप समझिएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा, क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के लिए बिल्कुल कांस्टेंट प्राइस और कांस्टेंट डिमांड चलते जाएगा। ये जो है क्या हो गया आपका, ये चलते जाएगा। उसी तरह से यदि परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये प्राइस का हो गया और ये क्वांटिटी का हो गया। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में सिंपल जाएगा, डिमांड और क्वांटिटी का। उसी तरह से इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड में उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि जैसे ये कर्व है, मान लीजिए दो कर्व है, तो यहाँ पे डिमांड घटेगा कब, जब प्राइस कम होगा, और डिमांड इधर क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, एक उल्टा भी हो सकता है कि जो है क्वांटिटी बढ़े और प्राइस घटे, तो ऐसे भी हो सकता है। और उल्टा भी हो सकता है, मतलब डिमांड जब बढ़ेगा प्राइस घटेगा, और प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट, तो एन केन प्राकरण कहने का मतलब ये था सिर्फ इतना सा कि डिमांड जो है इतने तरह के होते हैं। इलास्टिसिटी दैट मीन्स की चीज़ें, प्राइस जो है डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट डिमांड और सप्लाई हमारा टॉपिक था। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, सप्लाई पे। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जो है द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इज बेसिकली डिमांड एंड सेकेंड फैक्टर इज द सप्लाई। और इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझा चुके हैं कि फैक्ट्री है, मार्केट है, कस्टमर है, और सप्लाई है, एक्सचेंज है, डिमांड है। तो अभी हम लोग डिमांड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और डिमांड और प्राइस का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सप्लाई भी ऐसे ही है। इसी सप्लाई में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अनेकों टॉपिक आजकल आ चुके हैं। ये सप्लाई फैक्ट्री को कैसे पता चलता है, मार्केट डिमांड से, कि मार्केट में क्या डिमांड है, और वो भी कैसे पता चलता है, एक सर्टेन प्राइस से। ठीक है, डिमांड इज नॉट द सेम एज द रिक्वायरमेंट, इट इम्प्लाइज इफेक्टिव डिमांड अलग होती है और जनरल डिमांड अलग होता है। कई बार लोग मार्केट में पूछते हैं, खरीदते नहीं हैं। आप भी मार्केट में कई सारी चीजें पता करके आ जाते हैं, खरीद करके नहीं लाते हैं, क्योंकि ये डिमांड जो है ना डिपेंड्स ऑन यूजफुलनेस। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमांड्स डिपेंड्स
ठीक है ना। इंजॉय वाला आइटम जो है लिमिटेड ही बिकता है, लेकिन जरूरी आइटम खूब बिकता है और डेली बिकता है। सिमिलर जब सप्लाई प्राइस की बात करते हैं, तो सप्लाई प्राइस कीमत की बात करते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि परचेजर जो बायर है, जो खरीदने वाला है, जो डिमांड करने वाला है, वो उसकी परचेजिंग कैपेबिलिटी देख करके ही जो है, परचेजिंग कैपेबिलिटी जो है देख करके ही सप्लाई प्राइस भी रखते हैं, कैपेबिलिटी, ठीक है। और जो है ईयर टू ईयर जो है इसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीज भी करते हैं, कुछ परसेंटेज आप इंक्रीज भी करते हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। फिर एक आता है सप्लाई शेड्यूल या डिलीवरी टाइम। सप्लाई शेड्यूल, कोई भी आइटम है समय पर यदि मिल जाए, प्यासे को पानी मिला नहीं, मरने के बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो वही कहानी है कि आपके घर में दिवाली है या देश में दिवाली है, पटाखा बनाने वाली कंपनी दिवाली के 1 महीना पहले मार्केट में पटाखा नहीं सप्लाई की, तो क्या करेगी। तो सप्लाई शेड्यूल के एक तो डिलीवरी डेट पक्का हो, दूसरा प्राइस जो है पक्का हो। तो एक जो है शेड्यूल डिलीवरी डेट के साथ, इंडिविजुअल फर्म के साथ, किस मार्केट में कहाँ सप्लाई करना है, कितना सप्लाई करना है, क्वांटिटी, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई करना है, इन सब के बीच एक रिलेशनशिप जो है होता है। और इस रिलेशनशिप को ही हम लोग बोलते हैं सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व बेसिकली कुछ नहीं बल्कि डिमांड कर्व के ही तरह रहता है। ये डिमांड है, ये जो है आपका प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया? क्वांटिटी, और ये हो गया कर्व। तो ये सप्लाई कर्व, क्वांटिटी आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है और प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से जो है कॉन्सेप्ट जाता है किसका? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लास्ट टॉपिक है, इसी में लिख देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सप्लाई। ठीक है ना, बस इतना सा याद रखिए कि सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा तो प्राइस जो है बढ़ेगा या घटेगा। इसी में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा। यदि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें एक हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और एक परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यहां पर कर्व आप दोनों देख सकते हैं, है क्या? प्राइस और क्वांटिटी। क्या? प्राइस और क्वांटिटी। और यहां भी क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आपका फिक्स्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब समझ रहे हैं कि सप्लाई इज कांस्टेंट, प्राइस इज इंक्रीजिंग। हियर प्राइस इज कांस्टेंट, सप्लाई इज इंक्रीजिंग। दैट इज द तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि बेसिकली इलास्टिक इन इलास्टिक में आप एक जो देख रहे होंगे ये परफेक्टली वाले में, अच्छा परफेक्टली के अलावे भी तो हो सकता है, तो वो भी बता करके आपको दिखा देते हैं। एक सप्लाई कर्व विथ varying इलास्टिसिटी। अब इसमें कर्व कैसे बनेगा? तो अब यहाँ पे सप्लाइंग वेरिंग इलास्टिसिटी, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या हो गया? प्राइस, ये हो गया प्राइस,
और ये क्या हो गया, क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, ये क्या हो गया, क्वांटिटी। ठीक है, अब कर्व कैसा बनता है, तो कुछ कुछ फेयरली इलास्टिक, फेयरली इन इलास्टिक से मिल करके ये कर्व आपका कुछ ऐसा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर फेयरली जो है इन इलास्टिक रीजन है, ये वाला जो है इलास्टिक है, और ये इन इलास्टिक आ जाता है, फेयरली इन इलास्टिक। ठीक है, दैट मीन्स कि इलास्टिक आपको कहाँ से देखने मिलता है, यहाँ। ठीक है, याद रहेगा। तो ये डिमांड और सप्लाई की राम कहानी थी जो हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से इनको जो है हम कवर अप करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, आपने देखा कि कैसे डिमांड और सप्लाई काम करता है। फिर हमने देखा इसमें कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर इसमें हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया। डिमांड कर्व हमने बहुत अच्छे से समझाया। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमने बात किया था कि क्या होता है इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये जो है याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, बाद बाकी थ्योरेटिकल में तो कहीं से भी पूछ सकता है। और फिर हम आ गए थे सप्लाई पर कि सप्लाई क्या होता है, और सप्लाई प्राइस क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, और सप्लाई कर्व क्या होता है, और लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस तरह से बताए थे, ठीक उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम बता दिए, और एक इलास्टिक कर्व भी आपको हमने बना करके दिखा दिया। इसी में परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो ये प्राइस और क्वांटिटी में बिल्कुल सीधा जाएगा, और इन इलास्टिक रहेगा तो बिल्कुल ऐसा जाएगा। ठीक है ना, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, और ये परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। आज यहीं तक, फिर हम लोग जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक, जिसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ रिटर्न, तो इसमें बहुत सारे लॉ की बात करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, और फिर हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।